हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज से हम उत्तराखंड के 13 जिलों के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर से आप लोगों के काफ़ी प्रश्न बनने वाले हैं। तो देहरादून से जो प्रश्न बन सकते हैं सब कुछ मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और बाकी यहाँ पर विस्तार से हम पूरी जानकारी लेंगे। तो देहरादून का प्राचीन नाम क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो देहरादून के जो प्राचीन नाम है, देहरादून को पृथ्वीपुर के नाम से भी जाना जाता है, देहरादून को द्रोण नगर के नाम से भी जाना जाता है। और जो द्रोण नगर है तो ऐसा माना जाता है कि द्रोणाचार्य से इसका सीधा यहाँ पर संबंध जुड़ा है। तो द्रोणाचार्य ने इस क्षेत्र में तपस्या की थी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम द्रोण नगर पड़ा था। और यहाँ पर आपको बताऊँ, बाद में देहरादून के रूप में ये प्रसिद्ध हुआ है। तो द्रोण नगर इसका पुराना नाम है और पृथ्वीपुर के नाम से भी इसको जाना जाता था। और प्राचीन नामों में आपको याद रखना है, देहरादून के जो प्राचीन नाम है पृथ्वीपुर और द्रोण नगर, आप लोगों को प्राचीन नाम में याद रखना है। उत्तराखंड के नक्शे से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो, ये जो देहरादून है, देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति है, ये देहरादून है। और उत्तराखंड के 13 जिलों में यहाँ पर आप लोग गढ़वाल मंडल का जो जिला है देहरादून, यहाँ पर इसकी स्थिति है। जो यहाँ पर आपको ये राज्य की जो सीमा दिख रही है, ये उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर देहरादून जिले की ये सीमाएँ हैं। तो यहाँ पर किन किन जिलों से ये सीमाएँ बनाता है? ये उत्तरकाशी से यहाँ पे सीमा बना रहा है, ये टिहरी गढ़वाल से सीमा बना रहा है, यहाँ पर ये सीमा बना रहा है पौड़ी गढ़वाल से, और ये हरिद्वार से सीमा यहाँ पर बना रहा है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और अगर राज्यों में बात करूँ तो ये यहाँ पर ये आपका उत्तर प्रदेश आ गया और इधर हिमाचल प्रदेश आ गया। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से सीमा बना रहा है। तो देहरादून में अब अशोक का जो शिलालेख मिला था उसके बारे में भी जान लेंगे, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो, देहरादून में अशोक का शिलालेख मिला था। कहाँ से मिला था? देहरादून के कालसी नामक स्थान पर अशोक का शिलालेख मिला था। कहाँ पर मिला था? कालसी नामक स्थान पर अशोक का शिलालेख मिला था। तो इसीलिए जो अशोक का जो शिलालेख मिला था कालसी नामक स्थान पर मिला था, इसीलिए उसको कालसी अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। और कालसी आपका जो स्थान है कहाँ पर है? देहरादून में, ठीक है। और जो ये कालसी अभिलेख रहता है, इसकी खोज कौन करता है जी? तो कालसी अभिलेख की खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट नाम का एक व्यक्ति करता है। 1860 में कालसी अभिलेख की खोज होती है, जॉन फॉरेस्ट नाम का एक व्यक्ति करता है। और कालसी अभिलेख के बारे में ये जानकारी भी पूछी जाती है कि यह किस भाषा में लिखा गया था और इसकी लिपि कौन सी थी? तो कालसी अभिलेख जो था प्राकृत भाषा में ये लिखा गया था और इसकी जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि इसकी थी। तो देखो, ये महावीर स्वामी के समय देखो उस वक्त जो थी प्राकृत भाषा बोली जाती थी लोगों के द्वारा, और महावीर स्वामी ने भी अपने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। और गौतम बुद्ध के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। तो गौतम बुद्ध अपने जो उपदेश देते थे वो पाली भाषा में देते थे और जो महावीर स्वामी है वो अपनी भाषा प्राकृत, जो अपने उपदेश देते थे प्राकृत भाषा में देते थे। और प्राकृत उस टाइम की वहाँ पर आम बोलचाल की भाषा हुआ करती थी। तो जो अभिलेख मिला था कालसी अभिलेख 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने खोज करी थी, प्राकृत भाषा में लिखा गया था और ब्राह्मी लिपि में वो लिखा गया था। अब देखो, इस शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है? तो जो कालसी का अभिलेख मिला था उस अभिलेख में ये बताया गया था, जो ये क्षेत्र है यानी कि जो देहरादून का क्षेत्र है, इसको अपरांत काल, ये जो क्षेत्र था ये अपरांत क्षेत्र कहलाता था। और जो यहाँ के लोग थे इनको पुलिंद या फिर पुलिंग उनको कहा जाता था। तो देखो, देहरादून वाला जो क्षेत्र था कालसी अभिलेख में उसको अपरांत कहा गया था और यहाँ के लोगों को पुलिंद यहाँ पे करना, पुलिंद यहाँ पर उनको कहा जाता था। और ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर ये निवासी थे, पुलिंद निवासी, ये मौर्य के अधीन थे। जो ये क्षेत्र था उस वक्त मौर्यों का ये अधीन था। तो यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा जाता था और इस पूरे क्षेत्र को अपरांत कहा जाता था। और जो ये क्षेत्र था मौर्यों के अधीन था और कुड़िंद शासक जो थे उनके सामंत के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो जो कुड़िंद शासक थे यहाँ पर मौर्यों के संबंध के रूप पर यहाँ पर जो देहरादून का ये इलाका है यहाँ पर शासन कर रहे थे। और यह शिलालेख देहरादून के प्राचीन इतिहास के जानने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी खोज किसने करी? 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने करी थी। इसकी जो भाषा थी प्राकृत भाषा थी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया था और जो यहाँ के लोग थे उनको पुलिंद कहा गया था और मौर्यों के अधीन थे और कुड़िंद शासक यहाँ पर मौर्यों के सामंत के रूप में काम करते थे। तो ये कालसी अभिलेख से आपको ये जानकारी पता होनी चाहिए। अब जानते हैं गुरु राम राय का देहरादून जब आगमन हुआ था और देहरादून नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसका क्या संबंध है? तो देखो, कई सोर्सों में पता चलता है कि जो सिख गुरु थे गुरु राम राय, तो 1676 में ये देहरादून में आते हैं। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में आपको 1699 का भी पता चलेगा, लेकिन अधिकतर जो सोर्स है वो बताते हैं कि जो सिख गुरु थे गुरु राम राय जी, वो 1676 में देहरादून में आते हैं। 1676 में वो देहरादून में आते हैं और उस वक्त जो गढ़वाल का जो शासक था वो फतेहपति था। तो फतेहपति शाह उस वक्त गढ़वाल का शासक था जब गुरु राम राय जी 1676 में देहरादून में आते थे। अब ऐसा माना जाता है कि जो फतेहपति शाह थे उन्होंने गुरु राम राय को 3 गाँव दान में दिए थे। तो फतेहपति शाह ने गुरु राम राय को कितने गाँव दान में दिए थे? 3 गाँव इन्होंने दान में दिए थे। और देखो, 1676 में ही गुरु राम राय ने यहाँ पर डेरा डाला था, जिसकी वजह से यहाँ पर फिर कालांतर में ये जो डेरा नाम था ये डेरा में यहाँ पे इसका परिवर्तन हुआ और फिर इसका नाम देहरादून इस प्रकार पड़ा। इसकी एक ऐसी कहानी चलती है। तो इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि इसी के जो इन्होंने यहाँ पे डेरा डाला था गुरु राम राय जी ने 1676 में, तो इसी डेरा के कारण इस क्षेत्र का नाम देहरादून पड़ा। तो ये इसकी इतिहासकार ऐसे मानते हैं।
अब देखो मैंने आपको जैसे बताया 1676 में हमें उल्लेख मिलता है कि 1676 में गुरु रामराय जी यहाँ देहरादून में आते हैं और किन्हीं-किन्हीं किताबों पे 1699 भी यहाँ पर बताया जाता है, लेकिन 1699 में क्या हुआ था, धम्मूवाला देहरादून में एक जगह है, तो गुरु रामराय दरबार आप लोगों ने देखा होगा, झंडा दरबार जहाँ पर लगता है, जिसकी नींव रखी गई थी 1699 में धम्मूवाला में। गुरु रामराय दरबार जो है, झंडा मेला जहाँ पर लगता है, झंडा दरबार, तो वहाँ पर इसकी नींव रखी गई थी और इसका जो निर्माण हुआ था, गुरु रामराय दरबार का जो निर्माण हुआ था, इसकी जो नींव पहली पड़ती है, नींव पड़ती है 1699 ईस्वी में, और गुरु रामराय जो दरबार है धम्मूवाला में, और यहाँ पर इसकी जो नींव पड़ती है 1699 में पड़ती है, और इसका निर्माण जो है उनकी पत्नी पंजाब कौर ने 1707 ईस्वी में पूरा किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नींव पड़ती है 1699 में और जो काम पूरा होता है 1707 में काम पूरा होता है। जो उनकी पत्नी रहती है पंजाब कौर, वो यहाँ पे वो काम कंप्लीट करती है, और जो यहाँ पर इस दरबार की जो झंडा दरबार है, इसकी जो शैली है मुगल शैली में ये बना था, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों के एक-एक नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं और आप लोग इनको अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स अच्छे से बनाते रहिए। तो 1699 में गुरु रामराय दरबार की नींव पड़ती है, जिसको झंडा दरबार भी कहते हैं। 1707 में उसका काम पूरा होता है। कौन पूरा कराता है? उनकी पत्नी पंजाब कौर पूरी कराती है उस जो यहाँ पे झंडा दरबार रहता है। और अगर शैली पूछी जाएगी तो जो ये झंडा दरबार है, इसकी जो शैली है मुगल शैली में ये बना था, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हो। अब देखो, देहरादून में बहुत सारे पर्यटक स्थल भी है, जलप्रपात भी है, तो उनसे भी कई बार प्रश्न बन जाते हैं। तो देहरादून में कई प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है। पर्वतों की रानी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो पर्वतों की रानी के नाम से कौन सा यहाँ पर प्रसिद्ध है? तो मसूरी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो इसको पर्वतों की रानी भी कहते हैं और एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। शनिवार और रविवार के दिन तो यहाँ पर भारी भीड़ रहती है। और अब ये भी प्रश्न बनता है कि मसूरी की खोज भाई आखिर किसने करी? तो एक था कैप्टन यंग नाम का इंसान, कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज करी थी, ठीक है। और ये देहरादून के अंतर्गत आता है। और मसूरी में और भी कई ज़्यादा यहाँ पे पर्यटक स्थल है, जिनमें मसूरी में देखो हार्डी हो गया, आपका भट्टा जलप्रपात हो गया, गन हिल पॉइंट हो गया, लाल टिब्बा हो गया, जो कि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सब यहाँ पे पर्यटक स्थल है। तो आपको यहाँ पर सीधा ध्यान रखना है, मसूरी में हार्डी जलप्रपात है और भट्टा जलप्रपात है, और यहाँ पे गन हिल पॉइंट भी है, और यहाँ पे लाल टिब्बा भी है, जो कि मसूरी की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। तो ये सब मसूरी में है, ठीक है। और अन्य प्रमुख जो स्थल है, देखो कालसी, जहाँ से अशोक का शिलालेख मिला था, ये भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। लाखामंडल, जहाँ पर प्राचीन मूर्तियों का भंडार मिला था, और राजकुमारी ईश्वरा का जो शिलालेख है वो भी लाखामंडल से मिला था, ये भी एक पर्यटन स्थल है। हनोल, जहाँ पर महासू देवता का मंदिर है, तो ये भी एक पर्यटन स्थल है। चक्राता, तो चक्राता भी काफ़ी बड़ा पर्यटन स्थल है। तो चक्राता को और किस नाम से जाना जाता है? तो चक्राता को पहाड़ों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ों की रानी कौन है? मसूरी, और पहाड़ों का राजा कौन है? चक्राता, ठीक है। और चक्राता में देखो टाइगर वाटरफॉल कहाँ है? तो टाइगर वाटरफॉल आपका चक्राता में। किमोना वाटरफॉल कहाँ है? तो किमोना वाटरफॉल भी आपका चक्राता में आता है, ठीक है। अब देखो और पर्यटन जो स्थल यहाँ पर है, ऋषिकेश भी यहाँ पर देहरादून में। ऋषिकेश का जो क्षेत्र आता है, आधा क्षेत्र यहाँ पर देहरादून के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो योग की राजधानी ऋषिकेश है, ये यहाँ पर भी काफ़ी पर्यटन स्थल आपको देखने को मिलेंगे। त्रिवेणी घाट यहाँ पर है, पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देहरादून में भी ऋषिकेश का कुछ यहाँ पर हिस्सा आता है, और कुछ हिस्सा इनका ऋषिकेश वालों का, यानी कि ऋषिकेश जो पर्यटन स्थल है टिहरी गढ़वाल में भी आता है। और यहाँ के कुछ प्रसिद्ध जलप्रपात है जो मैंने आपको बताई। टाइगर फॉल, ये कहाँ पर है? आपका चक्राता में आता है। किमोना वाटरफॉल, तो ये भी आपका चक्राता में है। और सहस्त्रधारा जो कि देहरादून में, और सहस्त्रधारा जो यहाँ पर जलप्रपात है, तो गंधक युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है, गंधक युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि जिनको चर्म रोग रहता है, यानी कि जिनको शरीर में कुछ त्वचा संबंधी कुछ दिक्कतें होती है, तो इस पानी में नहाने से वो दिक्कतें ठीक हो जाती है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि गंधक युक्त यहाँ पर ही चल रहा था सहस्त्रधारा में। और देखो मसूरी में आपका हार्डी, भट्टा, ये आपके जलप्रपात थे। सीकर वाटरफॉल और मौसी वाटरफॉल है आपके देहरादून में, तो इनके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे। अब देखो देहरादून के कुछ प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान है, तो कौन कौन से यहाँ पे शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान है उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है, जिसको सर्वे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये कहाँ है? आपके देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका कहाँ है? देहरादून में। तो इसकी स्थापना जो होती है 1767 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये देहरादून में कब आता है? तो 1942 में इसको देहरादून में स्थानांतरित किया जाता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को। जो अभी देहरादून में, ये देहरादून में कब आया था? 1942 में देहरादून में आया था, और 1767 में इसकी स्थापना हो जाती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की अगर स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, और देहरादून में कब आया था? सन 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में आया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का देहरादून में। अब देखो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, एफआरआई, आप लोग जरूर घूमने भी गए होंगे, अगर गए होंगे तो कमेंट में बताना। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, जिसको फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, तो एफआरआई की जो वैसे स्थापना होती है, देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक स्कूल रहता है। 1878 में एक स्कूल के रूप में यहाँ पर स्थापना होती है। फिर 1906 में एक इंस्टीट्यूट बनता है, और उस 1906 में जो इंस्टीट्यूट बनता है उसी को फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। देखो 1878 में क्या होता है, यहाँ पर एक स्कूल बनता है, और जो स्कूल रहता है
वो फिर बाद में क्या हो जाता है, फिर जो इसको रहता है वो इंस्टीट्यूट में यहाँ पे बदल जाता है। 1906 में जो इंस्टीट्यूट बनता है उसी को फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। और 2006 में इसने अपने 100 साल भी पूरे कर लिए थे। और देखो 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल चुका है। किसको? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1991 में इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 1878 में पहली बार स्कूल बनता है। 1906 में इंस्टीट्यूट जब बनता है तो 1906 में आपको इसका स्थापना वर्ष याद रखना है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का। और डीम्ड विश्वविद्यालय आपका ये कब बनता है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट 1991 में ये डीम्ड विश्वविद्यालय बन जाता है। आगे बात करेंगे वाडिया जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो ये भी कहाँ है आपका? देहरादून में। तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देखो इसका स्थानांतरण कब होता है? देहरादून में ये कब आता है? 1976 में देहरादून में आता है। स्थापना कब होती है? 1968 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन ये देहरादून में कब आता है? 1976 में ये देहरादून में आता है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी 1968 में स्थापना होती है। ध्यान से आप लोग इसको देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी 1968 में स्थापना होती है और ये देहरादून में 1976 में आता है। ठीक है, देहरादून में जो इसका मुख्यालय 1976 में आता है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। और ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान जो है, ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, ये भी आपके देहरादून में, और ये स्थापित होता है 1978 में। ठीक है, ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान भी आपका देहरादून में, और इसकी जो स्थापना होती है 1978 में होती है। अब और कौन कौन से यहाँ पे शैक्षणिक और अन्य संस्थान है? जो राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान, तो ये राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान भी आपका कहाँ पर है? ये देहरादून में, और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यहाँ पर ये कार्य करता है। ये भी आपका देहरादून में है। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र, तो आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र भी आपका कहाँ है? देहरादून में इसका मुख्यालय। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो ONGC जिसको कहते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तो 1956 में इसकी स्थापना होती है। 2010 में इसको महारत्न कंपनी का दर्जा भी मिलता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का है, देहरादून में इसका मुख्यालय है। 1956 में इसकी स्थापना होती है। 2010 में इसको महारत्न कंपनी का भी दर्जा मिलता है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान का है, तो भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है इसका मुख्यालय देहरादून में, और इसकी स्थापना कब होती है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की जो स्थापना होती है 1982 में होती है। और वन्यजीव संरक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान यहाँ पर ये करता है। तो भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है ये वन्यजीव संरक्षण में और प्रशिक्षण का ये अनुसंधान करता है। ठीक है, तो स्थापना के बारे में अगर पूछा जाएगा तो भारतीय वन्यजीव जो संस्थान है इसकी स्थापना 1982 में होती है। कहाँ पर होती है? अभी मुख्यालय का है देहरादून में। और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं, तो भारतीय आपका जो सुदूर संवेदन संस्थान है ये इसका मुख्यालय अभी देहरादून में, और स्थापना कब होती है? 1966 में इसकी स्थापना होती है। कई बार प्रश्न बन चुका है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान का है, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में इसका मुख्यालय, और 1966 में इसकी स्थापना होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वन अकादमी है तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। और ये कहाँ है? देहरादून में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में। स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो 1987 में इसकी स्थापना होती है। और इंडियन मिलिट्री अकेडमी की स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो 1932 में इसकी स्थापना होती है। भारत के प्रमुख सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी। और देखो इंडियन मिलिट्री अकेडमी का जो मुख्यालय ये कहाँ है? देहरादून में, और स्थापना कब होती है? 1932 में होती है। तो यहाँ तक तो आप लोगों के काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना। कोई दिक्कत या परेशानी हो रही है तो वो भी कमेंट में मुझे बताना, ताकि मैं इंप्रूव कर सकूँ। अब देखो क्या हो रहा है, देहरादून में कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी देहरादून में। तो मुख्य तौर पर देखो देहरादून में दो यहाँ पर संरक्षित क्षेत्र है, वो राष्ट्रीय उद्यान है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो देहरादून में जो यहाँ पे प्रमुख संरक्षित क्षेत्र है उसमें राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब होती है? 1983 में राजाजी की स्थापना होती है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में होती है। और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये किन क्षेत्रों तक फैला हुआ है? तो ये देहरादून जिले में, हरिद्वार जिले में और पौड़ी जनपद में ये फैला हुआ है। कौन? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना 1983 में होती है। और मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्यालय है वो देहरादून में। और किस लिए प्रसिद्ध? तो यह हाथियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हाथियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और देखो क्या होता है, 2015 में ये भारत का 48वें नंबर का क्या बन जाता है? टाइगर रिजर्व बन जाता है। अगर देखो भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा तो 2015 में इसे 48वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और उत्तराखंड के संदर्भ में पूछा जाएगा तो उत्तराखंड के संदर्भ में ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? कार्बेट नेशनल पार्क, ये सभी को पता होगा ही, उम्मीद करता हूँ। तो उत्तराखंड का ये दूसरा टाइगर रिजर्व पार्क है। कौन? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और भारत के संदर्भ में पूछेगा तो 48वां 2015 में ये टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। और देखो देहरादून में दो मैंने भी आपको बताया राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव विहार भी जिसमें। तो देखो दूसरा कौन सा? मसूरी वन्यजीव विहार के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो मसूरी जो वन्यजीव विहार ये भी देहरादून के अंतर्गत आता है। तो 1993 में ये स्थापित हुआ था और सबसे छोटा ये वन्यजीव विहार है। अगर पूछा जाएगा आपसे कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो मसूरी वन्यजीव विहार उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 11 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। 11 वर्ग किलोमीटर मात्र इसका क्षेत्रफल है। 1993 में ये स्थापित हुआ था। और ये किससे फेमस है? तो इसे विलुप्त हो चुकी पहाड़ी बटेर जिसको माउंटेन क्वेल के नाम से जाना जाता है, अंतिम बार यहीं पर देखा गया था
और कहाँ पर, मसूरी वन्यजीव विहार में पहाड़ी बटेर, जिसको माउंटेन क्वेल के नाम से जाना जाता है, कहाँ पर देखा गया था अंतिम बार, मसूरी वन्यजीव विहार में देखा गया था। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। 11 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। तो यहाँ पर आप लोगों ने इतना भी जान लिया और आगे बढ़ते हैं। वन्यजीव विहार के बारे में भी आप लोगों ने जान लिया और अब जानेंगे देहरादून के जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं और जल विद्युत परियोजनाएं देहरादून जनपद में कौन कौन सी है, उनके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। तो टॉस नदी, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। तो टॉस नदी जो है उत्तरकाशी से आकर देहरादून और हिमाचल प्रदेश के बीच ये सीमा बनाती है। कौन सी नदी? उत्तरकाशी जनपद से आती है, देहरादून और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है टॉस नदी। और इस पर जो परियोजनाएं हैं उसमें किच्छप बांध परियोजना उसमें है, उसमें छिबरो बांध परियोजना भी है टॉस नदी में, और इचारी बांध परियोजना भी टॉस नदी पर है। और आपको बता दूं, यह कालसी के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो जो टॉस नदी है ये यमुना नदी में कहाँ पर मिलती है? कालसी के पास ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के बारे में आपको बताऊं तो यह लाखा मंडल में देहरादून में प्रवेश करती है। तो यमुना नदी है ये देहरादून में कहाँ पर प्रवेश करती है? लाखा मंडल में ये देहरादून में प्रवेश करती है। और कालसी में अमलावन नदी इससे मिलती है। तो देखो कालसी में इससे और कौन सी नदी मिलती है? तो यमुना नदी से कालसी में अमलावा नदी भी मिलती है। और अभी मैंने एक पहले भी बताई थी आपको, टॉस नदी भी कालसी के नज़दीक ही यमुना नदी से मिलती है। देखो पहले अमलावा नदी मिलती है और फिर टॉस नदी भी कालसी में ही यमुना नदी से मिल जाती है। और यमुना पर डाक पत्थर जो बैराज वहाँ पर है तो वो स्थित है। डाक पत्थर बैराज कहाँ पर स्थित है? ये यमुना नदी पर है, ठीक है। और जो डाक पत्थर बैराज है यहाँ से शक्ति नहर निकाली गई है। डाक पत्थर बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? शक्ति नहर यहाँ पर से निकाली गई है। और यमुना पर देखो कौन कौन सी परियोजना है, व्यासी जल विद्युत परियोजना यहाँ पर है, खोदी परियोजना और लखवाड़ बांध परियोजना, ये सब यमुना नदी पर है, ठीक है। तो देखो टॉस नदी का आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी परियोजना है। यमुना नदी का मैंने आपको बता दिया। डाक पत्थर बैराज से कौन सी नहर निकल रही है? शक्ति नहर निकल रही है। और यहाँ पर जो परियोजनाएं है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर व्यासी जल विद्युत परियोजना है, खोदी परियोजना और लखवाड़ परियोजना यमुना नदी पर है। अब शक्ति नहर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा जानकारी। तो डाक पत्थर बैराज से ये निकाली गई इस नहर पर ढकरानी बांध परियोजना है, ढलीपुर बांध परियोजना है, ये किस पे? शक्ति नहर पर। और आसन बैराज और कुल्हाल बांध परियोजना स्थित है। ये कहाँ पर है? शक्ति नहर जो डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है, ढकरानी बांध परियोजना, ढलीपुर बांध परियोजना, आसन बैराज और कुल्हाल बांध परियोजना स्थित है कहाँ पर? शक्ति नहर पर। अब देखो आसन नदी भी यहाँ पर है। तो यह आसरोड़ी देहरा मार्ग से निकलती है। तो आसन नदी जो है आसरोड़ी देहरा मार्ग से आती है और शक्ति नहर से मिलती है। आसन नदी जो है आसरोड़ी देहरा मार्ग से आती है और फिर ये कहाँ पर मिलती है? शक्ति नहर से ये मिल जाती है। और देहरादून में और जो नदियाँ हैं तो रिस्पना नदी भी है जिसको ऋषिपर्णा भी कहते हैं। तो ऋषिपर्णा किसका नाम है? रिस्पना नदी का नाम क्या है? ऋषिपर्णा। तो यह बिंदाल नदी की सहायक नदी है। तो बिंदाल नदी की सहायक नदी कौन सी है? रिस्पना नदी। और ये दोनों जो नदियाँ सोंग नदी में मिल जाती है। तो ये बिंदाल और रिस्पना नदी जो है ये सोंग नदी में मिल जाती है। रिस्पना नदी की सहायक नदी कौन है? बिंदाल। और ये दोनों जो नदियाँ कहाँ पर मिलती है? सोंग नदी में ये मिलती है। और रिस्पना नदी का दूसरा नाम क्या है? ऋषिपर्णा के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो सोंग नदी है रायवाला में ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो देखो रिस्पना नदी और बिंदाल नदी ये दोनों सोंग नदी में मिलती है, ठीक है। और सोंग नदी जो है अंततः रायवाला में गंगा नदी में मिल जाती है, यानी कि वहाँ पर संगम बनाती है। तो ये नदियाँ हैं देहरादून जनपद में। अब देहरादून के कुछ प्रशासनिक और जनसांख्यिकी आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं। तो देखो देहरादून उत्तराखंड का महत्वपूर्ण जिला है और राजधानी भी है, शीतकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। और यहाँ पर विधानसभा सीटों के बारे में आपको बताऊँ तो वर्तमान 2025 में अभी यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं। तो अगर कुल उत्तराखंड में विधानसभा सीटें पूछी जाए तो कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 10 विधानसभा सीटें देहरादून में हैं। और इसमें SC और ST के लिए आरक्षित सीटें। तो देखो ST के लिए 2 आरक्षित जो सीटें उसमें से एक चक्राता आपका ST के लिए जो है आरक्षित सीट वो देहरादून जनपद में आता है। और SC के लिए जो यहाँ देहरादून में सीट है वो राजपुर की SC सीट है, ठीक है। ये आरक्षित सीट है। SC के लिए राजपुर वाली सीट और ST के लिए चक्राता वाली सीट, ये दोनों देहरादून जनपद में आती है। अब देखो जो देहरादून जिले इसमें जो कुछ प्रमुख विकासखंड है जिसमें रायपुर है, चक्राता है, डोईवाला हो गया, कालसी हो गया, सहसपुर हो गया, विकासनगर हो गया। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख विकासखंड है। जनसंख्या के बारे में आपको बताऊँ तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक जो देहरादून की जनसंख्या है 16,96,694। तो 16,96,694 ये देहरादून जनपद की जनसंख्या है। और जनसंख्या के मामले में ये दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर कौन आता है? हरिद्वार आता है। और दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में कौन आता है? आपका देहरादून जनपद आता है। और जनघनत्व के बारे में अगर पूछा जाएगा तो देहरादून का जो जनघनत्व है वो 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देहरादून का जनघनत्व है। और जनघनत्व के मामले में पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर आपका हरिद्वार है, फिर आपका आ जाएगा उधम सिंह नगर और फिर आपका तीसरे नंबर पर जनघनत्व के मामले में देहरादून जनपद आता है। साक्षरता के मामले में बात करूँ तो जिले का जो साक्षरता दर है वो 84.25% है। और पुरुष की जो साक्षरता दर है 89.4% है। और महिला की जो साक्षरता दर है देहरादून जनपद में वो 78.54% है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखो देहरादून
जो जिला बनता है 1817 में ये जिला बनता है, और फिर इसको 1800 जिला बनता है, फिर इसको सहारनपुर मंडल में ले जाते हैं, फिर मेरठ मंडल में डालते हैं। इस प्रकार ये चलता रहता है, और स्वतंत्र जिला 1975 में बनता है। फिर 1998 में इसको क्या मिलता है, नगर निगम का दर्जा मिल जाता है, और फिर ये गढ़वाल मंडल में जब उत्तराखंड बन जाता है तो ये गढ़वाल मंडल के जिले में आ जाता है। तो देखो, अगर ये पूछा जाता है कि नगर निगम कब बना, तो 1998 में देहरादून नगर निगम बना था। और उत्तराखंड का अगर पहला नगर निगम पूछा जाएगा तो वो देहरादून ही था। उत्तराखंड का पहला नगर निगम कौन था, देहरादून था। कब नगर निगम बना था, 1998 में। तो यहाँ तक तो आप लोगों ने शॉर्ट इन्फॉर्मेशन ले ली है, और विस्तार से अगर आप लोग जानना चाहते हो तो यहाँ पर वीडियो के साथ बने रहिए। बाकी आप लोगों को मैं पूरे 13 जिले कवर करने वाला हूँ। यहाँ से काफ़ी आप लोगों के प्रश्न बनने वाले हैं, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ पर ही बनने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए विस्तार से देख लेते हैं देहरादून जनपद के बारे में। अभी तक आप लोगों ने शॉर्ट में जान लिया है। तो देखो, अब आपका यहाँ पर अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। देहरादून जनपद उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में आता है, और उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल है उसमें 7 जिले आते हैं। 7 जिलों में से एक जिला है देहरादून। तो देहरादून के जो पुराने नाम अगर पूछा जाएगा, तो प्राचीन नाम अगर देहरादून के पूछे जा रहे तो पृथ्वीपुर ये देहरादून का प्राचीन नाम है, और द्रोणनगर ये भी देहरादून का क्या है, प्राचीन नाम है। तो द्रोणनगर जो पढ़ा जाता है, ऐसा माना जाता है कि पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, तो उन्होंने इस क्षेत्र में क्या करी थी, तपस्या करी थी, जिसके कारण इसे द्रोणनगर कहा गया, और बाद में यही नाम बदल कर देहरादून परिवर्तित हो गया। अब देहरादून का जो नामकरण होता है, ऐसी भी कुछ मान्यताएं हैं कि 1676 में कौन आया था देहरादून में, सिख गुरु गुरु राम राय आए थे देहरादून में 1676 में। लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों पर 1699 का भी उल्लेख है, लेकिन अधिकतर जो इतिहासकार मानते हैं कि 1676 में ही वो सिख गुरु राम राय देहरादून में आए थे। और उस वक्त जो राजा थे, यानी कि जो गढ़वाल नरेश थे, वो उस वक्त थे कौन, फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह उनको यहाँ पर 3 गांव देते दान में। तो वो यहाँ पर क्या डालते हैं, डेरा डालते हैं। डेरा यानी कि शिविर बनाते हैं, और फिर कालांतर में धीरे धीरे ये डेरा नाम बदलकर देहरादून में परिवर्तित हो गया, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। तो 1676 में जब से गुरु राम राय आते हैं, तो उस वक्त गढ़वाल का नरेश कौन था, ये भी पूछा जाता है, फतेहपति शाह। तो फतेहपति शाह उस वक्त यहाँ पर राजा थे, और गुरु राम राय को उन्होंने 3 गांव दान में दिए थे। और कुछ किताबों में गुरु राम राय का जो आगमन का, जैसे मैंने आपको बताया, 1699 में भी मिलता है, लेकिन अधिकांश जो इतिहासकार है वो मानते हैं 1676 में क्या हुआ, गुरु राम राय देहरादून में आए थे। तो इतिहास में कुछ आपको बताऊँ देहरादून के इतिहास के बारे में। तो देहरादून का जो इतिहास है, मौर्य काल से लेकर परमार वंश, फिर गोरखा शासन, ब्रिटिश शासन तक फैला हुआ है। तो मौर्य काल की अगर आपको थोड़ा सा झलकी दूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मौर्य काल की हमें यहाँ पे कालसी जो शिलालेख मिला था, कालसी में क्या मिला था, कालसी नामक जो स्थान था, वहाँ पर अशोक का एक शिलालेख मिला था। और ये किसने खोजा था, जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था। 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने अशोक का जो शिलालेख था, इसको कालसी नामक स्थान से खोजा था। और यहाँ पर से प्रश्न बनता है कि इसकी यहाँ पर जो अशोक का शिलालेख था, इसकी भाषा कौन सी थी। तो ये शिलालेख की जो भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, और लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि में ये शिलालेख लिखा गया था। तो इस शिलालेख में जो ये क्षेत्र है, देहरादून का क्षेत्र, यहाँ को अपरांत कहा गया था, और यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया था। पुलिंद इसको करना, यहाँ के लोगों को पुलिंद कहा गया था। तो जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र जो था मौर्यों के अधीन था, और उस वक्त जो कुलिंद शासक थे वो उनके मौर्यों के सामंत के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे थे। अब देखो, कई बार कालसी के प्राचीन नाम भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कालसी के जो प्राचीन नाम है, कालकोट, युगसैल और खलदिका। तो कालकोट, युगसैल और खलदिका ये कालसी के क्या है, प्राचीन नाम है। और चीनी यात्री भी देखो, वेनसांग ने कालसी को क्या कहा था, सुधनगर। तो वेनसांग भी जब आया था यहाँ पर हरिद्वार के नज़दीक, और यहाँ उत्तराखंड में जब आया था ये, तो देखो वेनसांग ने कालसी को क्या कहा था, सुधनगर। तो चीनी यात्री वेनसांग ने कालसी को क्या कहा था, सुधनगर कहा था, इसका भी उल्लेख मिलता है। अब देखो, परमार वंश का मैंने आपको विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। परमार वंश के 60 राजाओं के बारे में आपको वहाँ पर बताया, तो आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हो। तो परमार वंश में क्या होता है, देखो, गोरखाओं का आधिपत्य तक देहरादून क्षेत्र गढ़वाल के परमार वंश के शासकों के अधीन रहा, और विशेषकर प्रद्युमन शाह तक। अब देखो, सभी को पता है गोरखाओं ने यहाँ पर जो गढ़वाल क्षेत्र था वहाँ पर राज 1804 से लेके 1814 तक करा, और 1803 तक प्रद्युमन जो शाह था उस वक्त के राजा, तो देहरादून का जो क्षेत्र था उन्हीं के पास था। और गोरखाओं का जो शासन होता है 1804 से लेके 1814 तक गढ़वाल में होता है। कुमाऊं में तो सबको पता है 1791 से होता है स्टार्ट, और 1814 तक रहता है। तो गोरखा जो शासन रहता है 1804 से लेकर 1814 तक रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे अब गोरखा शासन यहाँ पर बनता है गढ़वाल में। तो 14 मई 1804 को देहरादून का एक खुड़बुड़ा का मैदान था। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में क्या होता है, जो गढ़वाल नरेश थे उस वक्त, जो गढ़वाल नरेश थे प्रद्युमन शाह थे। प्रद्युमन शाह और गोरखाओं के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। और जो युद्ध होता है कहाँ पर होता है, खुड़बुड़ा के मैदान पर होता है। तो इसलिए उसको खुड़बुड़ा युद्ध भी कहा जाता है। अब इस युद्ध में क्या होता है, जो गढ़वाल नरेश थे प्रद्युमन शाह, ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ऐसे में अब ये जब वीर गति को प्राप्त हो गए थे, तो अब यहाँ पर गोरखाओं ने
गढ़वाल पर अधिकार कर लिया और गोरखाओं ने यहाँ पर अधिकार करा 1804 से लेकर 1814 तक उन्होंने यहाँ पर शासन किया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर सताया और गोरखियाली शासन उसको जाना जाता था उस वक्त के लिए 1804 से 1814 तक काफ़ी इन्होंने यहाँ पर गढ़वाल के लोगों को सताया था। अब देखो गोरखा शासन तो यहाँ पर शुरू रहा, लेकिन जो प्रद्युमन शाह के जो बेटे थे सुदर्शन शाह, अब इनके पास तो देखो यहाँ पर से ये अभी कहा कर रहे थे राज, ये इनको यहाँ पर भगा दिया था इन्होंने गोरखाओं ने। अब ये जो सुदर्शन शाह रहते हैं ये जाते हैं ब्रिटिश जो यहाँ पे जनरल रहते हैं उनके पास जाते हैं कि अपनी हमें मदद करिए कि हमें हमारा जो यहाँ पर पहले जो राज कर रहे थे वो चाहिए। श्रीनगर में कर रहे थे तो श्रीनगर में वो कर रहे थे राज, और फिर क्या होता है कि वो जाते हैं 1815 के करीब 14-15 के करीब वो जाते हैं उनके पास, जो अंग्रेज वहाँ पर जनरल रहे होंगे उस वक्त उनके पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तो मदद मांगते हैं तो फिर क्या होता है ब्रिटिश शासन कब शुरू होता है तो ब्रिटिश क्या करते हैं मदद के लिए वहाँ पर एक शर्त भी रखते हैं, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि ब्रिटिशों ने उनके साथ यहाँ पे छल कर दिया था, यानी कि उनको धोखा दे दिया था। तो उन्होंने कुछ यहाँ पे रुपए मांगे थे कि जैसे ब्रिटिश सेना ने बोला होगा या फिर ब्रिटिश जो जनरल होगा उसने कहा होगा हमें इतने रुपए चाहिए, अगर हम गोरखा को वहाँ से भगा देते तो ऐसे में ये करते सुदर्शन शाह यहाँ पे उतने रुपए उनको नहीं दे पाते। तो फिर ये क्या करते हैं जो श्रीनगर जो पहले परमार वंश की राजधानी हुआ करती थी अब उस क्षेत्र को अपने ब्रिटिश एरिया में ले लेते यानी कि अपने अंडर ले लेते थे। तो फिर अब जो टिहरी वाला क्षेत्र था, टिहरी उत्तरकाशी वाला जो क्षेत्र था, इसको सुदर्शन शाह को देते थे, दे दिया उन्होंने मतलब 1815 में। और फिर जो सुदर्शन शाह है वो 28 दिसंबर 1815 को क्या करते हैं टिहरी को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ब्रिटिश शासन में क्या हुआ था, अब ब्रिटिश शासन कैसे आया तो इन्होंने क्या करा गोरखाओं को, देखो गोरखा शासन लड़ा था तो गोरखाओं को हराना था। तो 1814 में नालापानी में ब्रिटिश सेना उस वक्त जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा गया। आपको देखो नाम याद रखना है, ब्रिटिश सेना का उस वक्त जनरल कौन था, जनरल गिलेस्पी था। और देखो नालापानी 1814 में नालापानी में ब्रिटिश सेना जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में और गोरखा सेना बलभद्र शाह के नेतृत्व में यहाँ पर इनके बीच युद्ध हो रहा था। अब देखो इस युद्ध में ब्रिटिश सेना तो विजय हो जाती है, लेकिन इस युद्ध में जनरल गिलेस्पी युद्ध में मारा जाता है और फिर खलंगा में उनका स्मारक भी बनाया जाता है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि जो जनरल गिलेस्पी था उनका स्मारक कहाँ पर बना, तो खलंगा में उनका स्मारक बना था। अब देखो 1814-15 में देहरादून क्षेत्र ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था, जबकि जो गढ़वाल शासक थे उनको टिहरी रियासत का क्षेत्र दे दिया था। जैसे मैंने आपको कहानी में अभी बताया था इन्होंने किस प्रकार छल किया था सुदर्शन शाह के साथ। तो उन्होंने जो यहाँ पर पूर्वी इलाका था वो सारा अपना पास रख दिया, देहरादून वाला इलाका भी अपने पास रख दिया और सिर्फ टिहरी रियासत जो बनी थी वो सुदर्शन शाह को दे दी थी। तो फिर वो वहीं भी राजकाज अपना कर रहे थे। अब देखो जो देहरादून है अब ये ब्रिटिशर्स के दिन आ गया था 1814-15 में। उसके बाद देहरादून जिले का गठन होता है 1817 में। इसको फिर क्या करते हैं देहरादून जिला 1817 में तो बन जाता है, लेकिन फिर इसको सहारनपुर मंडल में यहाँ पर शामिल कर देते हैं। फिर सहारनपुर मंडल में 1817 में जिला बनता है, फिर सहारनपुर मंडल में जाता है। फिर 1825 में इसे फिर कुमाऊं जो कमिश्नरी थी उसमें शामिल कर देते हैं। फिर 1829 में कुमाऊं कमिश्नरी से अलग कर करके मेरठ मंडल में डाल देते हैं। फिर मेरठ मंडल में से 1975 में क्या होता है देहरादून जो जनपद है गढ़वाल मंडल में इसको शामिल कर दिया जाता है और वर्तमान में ये गढ़वाल मंडल में ही है। ठीक है, और नगर निगम का जो दर्जा मिलता है देहरादून जनपद को तो 9 दिसंबर 1998 को, ध्यान रहे 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को नगर निगम बनाया था और उत्तराखंड का पहला ये नगर निगम भी था। और अभी बात करूँ 2025 में तो उत्तराखंड में वर्तमान में कुल 11 नगर निगम है। तो 11 नगर निगम कौन कौन से, देहरादून पहला था और हल्द्वानी, हरिद्वार, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की और ऋषिकेश कौन सा था, ऋषिकेश 7वां नगर निगम था 2017 में बना। फिर कोटद्वार 8वां बना था। उसके बाद श्रीनगर क्या बना था 9वां बना था और 31 दिसंबर 2021 को फिर पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को भी नगर निगम बनाया था। तो इस प्रकार उत्तराखंड में भी कुल 11 नगर निगम है। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से चले 2000 कहाँ तक 11 के मुताबिक तो यहाँ पे काफ़ी कम थे, लेकिन 2025 में जो अभी है लेटेस्ट अपडेट तो 2025 में भी 11 उत्तराखंड में नगर निगम बन चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी भौगोलिक स्थिति क्या देहरादून जनपद की। तो देहरादून जो जनपद है इसके पूर्व में तो टिहरी गढ़वाल है और पूर्व में टिहरी है, फिर उत्तरकाशी और पौड़ी, फिर दक्षिण में इसके हरिद्वार है, फिर उत्तरकाशी जो है देहरादून के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, उत्तरकाशी जो है देहरादून के उत्तर पूर्व में स्थित, अभी मैं आपको मैप के माध्यम से भी यहाँ पे बताऊँगा तो फिर आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो देखो जो इसके पड़ोसी जनपद है टिहरी है, उत्तरकाशी है, पौड़ी और हरिद्वार इसके पड़ोसी जनपद है। तो पड़ोसी राज्य अगर पूछा जाएगा तो पश्चिम में इसके उत्तर प्रदेश आ जाता है और उत्तर में इसके हिमाचल प्रदेश, ये पड़ोसी राज्य है। तो उत्तराखंड के जनपदों से सीमा, तो देहरादून उत्तराखंड के 4 जनपदों से सीमा बनाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टिहरी से बनाएगा, उत्तरकाशी से बनाएगा, पौड़ी से बनाएगा और हरिद्वार से ये सीमा बनाता है। राज्यों से ये सिर्फ 2 राज्यों से सीमा बनाता है, एक हिमाचल प्रदेश के साथ और एक उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। तो पश्चिमी जनपद कौन सा है, तो देखो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी अगर जनपद आपसे पूछा जाएगा तो वो देहरादून है। तो उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद कौन सा है, देहरादून उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जनपद है। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। अगर क्षेत्रफल आप लोगों से पूछते हैं तो जो देहरादून का जो क्षेत्रफल है 3088 वर्ग किलोमीटर देहरादून का क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल भी आप लोगों को पता होना चाहिए, देहरादून का क्षेत्रफल 3088 वर्ग किलोमीटर है। अब आप लोग यहाँ पर
इसके राष्ट्रीय राजमार्ग भी अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पर देहरादून से होकर गुजरने वाले कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो इनमें मैं आपको बता देता हूँ। तो देहरादून से होकर जो गुजरता है नेशनल हाईवे 7, और इसका पुराना नाम क्या था, नेशनल हाईवे 58 इसका पुराना नाम था। तो नेशनल हाईवे 7 जो यहाँ पर देहरादून से होकर गुजरता है, और अगर पुराना नाम नेशनल हाईवे 7 का पूछा जाएगा तो 58 था। ठीक है, अब ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे लंबा अगर कोई राष्ट्रीय राजमार्ग है तो वो कौन सा है, नेशनल हाईवे 7 उत्तराखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाती है तो 380.8 किलोमीटर नेशनल हाईवे 7 की कुल लंबाई है। अब ये कहाँ से जाता है, तो ये अम्बाला हरियाणा से देहरादून, फिर ऋषिकेश होते हुए श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ और यहाँ पे माणा का नाम माणा, तो माणा तक ये जाता है। नेशनल हाईवे 7 कहाँ तक जाता है, माणा तक जाता है। अम्बाला से शुरू होकर माणा तक जाता है, और इसका पुराना नाम अगर पूछा जाएगा तो नेशनल हाईवे 58 इसका पुराना नाम था। नेशनल हाईवे 58 नेशनल हाईवे 7 का पुराना नाम था। अब देखो एक और हाईवे यहाँ पर जाता है देहरादून से, वो है नेशनल हाईवे 507। तो ये विकासनगर, कालसी से बड़कोट, उत्तरकाशी तक जाता है, जहाँ यह यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग से मिल जाता है। तो नेशनल हाईवे 507 विकासनगर, कालसी से बड़कोट, उत्तरकाशी तक ये जाता है, जहाँ यह यमुनोत्री राजमार्ग से मिल जाता है। अब देखो 507 भी आप लोगों ने जान लिया है। अब देखो ये 307 भी है। अब 307 भी जो है ये भी क्या है, देहरादून जनपद में ये हाईवे भी जाता है। तो ये अगर उत्तराखंड का सबसे छोटा पूछा जाएगा तो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे 307, और सबसे बड़ा कौन सा है, नेशनल हाईवे 7। तो 307 ये क्या है, उत्तराखंड का सबसे छोटा राजमार्ग। तो इसकी अगर लंबाई पूछी जाएगी तो 7.45 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो ये जो 307 वाला ये आपका नेशनल हाईवे ये छोटमलपुर से देहरादून तक जाता है, और अगर इसका पुराना नाम पूछा जाएगा 307 का तो 72A इसका पुराना नाम था। ठीक है, और देहरादून से एक और हाईवे जाता है, वो है नेशनल हाईवे 34। तो ये हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए चंबा, टिहरी और फिर गंगोत्री तक जाता है। कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे 34। ये हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए चंबा, टिहरी और फिर गंगोत्री तक ये जाता है, नेशनल हाईवे 34। और सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है, 307 है। इसका पुराना नाम अगर पूछेगा तो 72A। और यहाँ पर अगर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जाता है तो नेशनल हाईवे 507, और सबसे लंबा अगर उत्तराखंड का राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाएगा तो नेशनल हाईवे 7 है। तो यहाँ पर इसका पुराना नाम पूछेगा तो नेशनल हाईवे 58 इसका पुराना नाम है। अब देखो यहाँ पर ये आप लोग इसका नक्शा देख सकते हो। तो देखो इसका यहाँ पर पड़ोसी जो जनपद है टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश, ये इसके राज्य वाली सीमा बना रहा है, और ये उत्तर प्रदेश की राज्य वाली सीमा है, और ये उत्तराखंड इसके दक्षिण में आ गया, और ये टिहरी गढ़वाल इसका यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल ये वाला इलाका आ गया। तो अगर जनपद में पूछा जाएगा तो कौन कौन से जनपदों की सीमा साथ सीमा बना रहे हैं, हरिद्वार के साथ बना रहे हैं, पौड़ी गढ़वाल के साथ बना रहे हैं, टिहरी गढ़वाल के साथ बना रहे हैं, और उत्तरकाशी के साथ बना रहे हैं। और अगर राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ ये सीमा बना रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हो। अब देखो कुछ और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, तो मसूरी, जो मसूरी है तो इनको क्या कहते हैं, पर्वतों की रानी के नाम से भी इनको जाना जाता है। मसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसकी खोज के बारे में पूछा जाएगा तो आयरिश अफसर थे, कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज करी थी। तो मसूरी की खोज किसने करी, तो जो आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग, उन्होंने मसूरी की खोज करी थी। और जो नामकरण हुआ था मसूरी का, तो यहाँ पर मंसूर नामक पौधे की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, मसूरी पड़ा था। मंसूर नामक यहाँ पर ये पौधा था, इसकी अधिकता के कारण इसका नाम मसूरी पड़ा था। और यहाँ पर अन्य नाम आपको बताऊँ तो यहाँ पर मसूरी को गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कौन है, तो वो मसूरी है। और मसूरी पुस्तकालय समिति तो 1843 में ये गठित हुई थी। तो मसूरी में पुस्तकालय समिति जो है ये इसके गठन कब होता है, 1843 में मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन होता है, जिसने मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना करी थी। तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना किसने करी थी, मसूरी पुस्तकालय समिति ने, और इसकी स्थापना 1843 में होती है। तो पहला छापाखाना जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो किसने यहाँ पर लगाई थी, तो जॉन मैग्नम, जो कि एक आयरिश था। जॉन मैग्नम ने पहला छापाखाना मसूरी में खोला था, और 1842 में इन्होंने ये लगाया था। कब लगाया था, जॉन मैग्नम ने 1842 में पहला छापाखाना लगाया था। और उत्तराखंड का अगर प्रथम समाचार पत्र पूछा जाएगा आपसे, तो उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स था। अंग्रेजी ये अखबार था द हिल्स, उत्तराखंड का ये प्रथम समाचार पत्र था द हिल्स। 1842 में मसूरी से जॉन मैग्नम द्वारा ये निकाला गया था। पहला छापखाना किसने स्थापित किया था, 1842 में जॉन मैग्नम ने स्थापित किया था। और उन्होंने 1842 में द हिल्स जो ये है मसूरी से जॉन मैग्नम द्वारा निकाला गया ये पहला समाचार पत्र था। और 1842 में निकालते फिर 1865 में ये बंद हो जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो मसूरी जो नगर पालिका है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1842 में प्रस्ताव पास किया था। मसूरी नगर पालिका का जो प्रस्ताव पास होता है तो ब्रिटिश सरकार 1842 में प्रस्ताव पास करती है। और महात्मा गांधी जी भी मसूरी आए थे। तो यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो महात्मा गांधी जी है मसूरी कब आए थे। तो देखो पहली बार जो महात्मा गांधी जी मसूरी आए थे 2 दिन के लिए आए थे 1929 में। महात्मा गांधी जी मसूरी आए थे 1929 में 2 दिन के लिए। और दूसरी बार अगर जब ये मसूरी में आए थे तो 1942 में ये कहाँ आए थे, मसूरी में आए थे, और उस वक्त ये लगभग 10 दिन आए थे। तो पहली बार
1929 और दूसरी बार 1942 में ये मसूरी आए थे। पहली बार सिर्फ 2 दिन रुके थे 1929 में, दूसरी बार 1942 में ये लगभग 10 दिन रुके थे। अब देखो प्रसिद्ध स्थल जो मसूरी में हार्डी और भट्टा जलप्रपात, तो हार्डी और भट्टा जलप्रपात का है तो ये मसूरी में, और गन हिल पॉइंट का है तो गन हिल पॉइंट भी मसूरी में, लाल टिब्बा का है तो लाल टिब्बा भी मसूरी में, और अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो यहाँ पर डिपो हिल के नाम से इसको जाना जाता है, और लाल टिब्बा के मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो मसूरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? लाल टिब्बा, जिसको डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है। और तिब्बत की जो पहली निर्वासित सरकार थी तो 1959 में तिब्बती धर्मगुरु थे दलाई लामा द्वारा मसूरी में गठित की गई थी। तिब्बत की पहली निर्वासित सरकार 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा मसूरी में गठित की गई थी। अब देखो मसूरी में क्राइस्ट चर्च भी बनती है, तो मसूरी की जो क्राइस्ट चर्च है 1836 में इसको कैप्टन रेनी टेलर के द्वारा स्थापित किया गया था, और पूरे हिमालय क्षेत्र का ये पहली चर्च थी जो गौथिक शैली में निर्मित थी। तो मसूरी जो क्राइस्ट चर्च है ये कौन सी शैली में निर्मित थी? गौथिक शैली में निर्मित थी। और कब इसको स्थापित किया गया था? 1836 में कैप्टन रेनी टेलर के द्वारा मसूरी क्राइस्ट चर्च को स्थापित किया गया था। अब बात करेंगे जॉर्ज एवरेस्ट पीक के बारे में, वहाँ पर आप लोग घूमने भी गए होंगे। तो जॉन एवरेस्ट जो थे 1832 में मसूरी आए थे। तो जॉन एवरेस्ट नाम के जो व्यक्ति है 1832 में मसूरी आए थे, और यहाँ एक सर्वेक्षण कार्यालय इन्होंने स्थापित किया था। तो मसूरी में इन्होंने क्या किया था? सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था 1832 में। और माउंट एवरेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो माउंट एवरेस्ट का जो नाम है इन्हीं के नाम पर पड़ा था, जॉन एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा था, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज करी थी। तो देखो 1832 में जॉन एवरेस्ट जो पीक है 1832 में कौन आया था? जॉन एवरेस्ट मसूरी में आए थे, और यहाँ एक इन्होंने सर्वेक्षण कार्यालय भी स्थापित किया था, और माउंट एवरेस्ट का जो नाम है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही पड़ा था। तो अब बात करते हैं लाखा मंडल के बारे में। तो जो लाखा मंडल है इसका नामकरण किस प्रकार होता है? ये जो जितने भी मैं आपको यहाँ पे पर्यटन स्थल बता रहा हूँ ये सारे देहरादून जनपद के अंतर्गत आने वाले हैं, यानी कि देहरादून जनपद के अंदर ही है। लाखा मंडल जो है तो यहाँ पर लाखों मूर्तियों के क्या मिले थे? भंडार मिले थे, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा था? लाखा मंडल। और ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में पांडवों के लिए बनाए गए लाक्षागृह से ये संबंध रखता है। कौन? लाखा मंडल। अब देखो नदियों का जो संगम होता है यमुना और रखना जो नदी है तो उसका यहाँ पर संगम होता है, मुख्यतः यमुना नदी के तट पर इसका संगम होता है, यमुना और रखना नदी का संगम। और जो ये क्षेत्र है लाखा मंडल वाला जो क्षेत्र है जौनसर बाबर क्षेत्र में ये आता है। और यहाँ पर जो शिलालेख मिला था तो राजकुमारी जो ईश्वरा थी तो उनका यहाँ पर शिलालेख मिलता है, और राजकुमारी ईश्वरा सिंहपुर के यदु राजवंश से संबंध रखती है। तो राजकुमारी जो ईश्वर है जिसका यहाँ पर शिलालेख मिला था तो सिंहपुर के यदु राजवंश से इनका संबंध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख कहाँ पर मिला था? लाखा मंडल में इनका शिलालेख मिला था। अब हनोल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह है। हनोल जो ये है तो ये भी जौनसर बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तो जौनसर बाबर क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर तीर्थ स्थल पूछा जाएगा तो वो कौन है? हनोल है। तो यहाँ पर जो मंदिर है महासू देवता का सबसे बड़ा यहाँ पर मंदिर स्थापित है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि जो यहाँ पर महासू देवता का सबसे बड़ा मंदिर है वो कहाँ पर है? तो ये हनोल में। और देखो महासू देवता का जो सबसे बड़ा मंदिर है ये कौन सी शैली में निर्मित है? तो ये हुण शैली में निर्मित है। महासू देवता का जो सबसे बड़ा मंदिर है ये हुण शैली में निर्मित है। और अगर इसका पूछा जाएगा कि ये कौन सी नदी में, तो टोंस नदी के ये तट पर है। ठीक है, महासू देवता का जो यहाँ पर ये मंदिर है ये टोंस नदी के तट पर है। और प्राचीन नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो प्राचीन नाम इसका चक्रपुर है। हनोल का अगर प्राचीन नाम पूछा जाता है तो चक्रपुर इसका प्राचीन नाम है। और अब बात करते हैं चक्राता के बारे में। तो चक्राता के बारे में भी काफ़ी लोगों को पता होगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा पर्यटन स्थल है। तो देखो पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? मसूरी को कहते हैं। उसी प्रकार पहाड़ों का राजा किसको कहते हैं? तो पहाड़ों का राजा है चक्राता। ये भी प्रश्न बन चुका है एक बार पहले। तो देखो देहरादून का जो जौनसर बाबर क्षेत्र है उस इलाके में आता है। और स्थापना के बारे में अगर पूछा जाएगा तो चक्राता की जो स्थापना करी थी कर्नल ह्यूम के द्वारा चक्राता की स्थापना की गई थी, यानी कि इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया था। लोग बसने शुरू हुए थे इनके द्वारा, यहाँ पर बसाए गए थे कर्नल ह्यूम के द्वारा। और कुछ प्रमुख स्थल के बारे में आपको बताऊं जो चक्राता में, तो टाइगर जो वाटरफॉल है ये चक्राता में, किमोना वाटरफॉल ये भी कहाँ है? किमोना वाटरफॉल और टाइगर वाटरफॉल आपके चक्राता में आता है। और कासार पर्यटक जो स्थल है तो यहाँ पर इधर ही आता है। सबसे जो ऊंची चोटी है चिमरी नेक यहाँ पर चक्राता में ही आती है। और देवन पिकनिक स्पॉट भी कहाँ पर है? चक्राता में। बैराटगढ़ के किला के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो महाभारत कालीन जो पुलिंद राजा था विराट, तो उसकी ये राजधानी थी और यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास भी बिताया था। तो बैराटगढ़ किला भी कहाँ आपके आता है? ऋषिकेश यहाँ चक्राता की तरफ आता है। और पुलिंद राजा विराट की राजधानी थी, पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास बिताया था। ऋषिकेश जिसका यहाँ पे कुछ क्षेत्र देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है, ऋषिकेश जो कि राजधानी इसको कहते हैं। तो ये जो ऋषिकेश है देहरादून टिहरी और पौड़ी जनपदों में ये फैला हुआ है। तो कुछ क्षेत्र इसका देहरादून जनपद में भी आता है। तो नदियों का जो संगम है तो यहाँ गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर है ऋषिकेश। गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर कौन है? ऋषिकेश है। केदारखंड में कुब्जामृग, यहाँ पे कुब्जामृग करना है इसको, मृग कुब्जामृग, यहाँ पे केदारखंड में इसको ऋषिकेश को किस नाम से जाना जाता है? कुब्जामृग के नाम से इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम जो इसका है जामर के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन नाम इसका क्या है? ऋषिकेश का जामर। और जो त्रिवेणी घाट है गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम स्थल है। त्रिवेणी घाट जो है गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। और ऋषिकुंड भी आपका कहें ऋषिकेश में। और 2017 में क्या हुआ था? ये जो 7वां नगर निगम बना था
उत्तराखंड का। तो वो किसको बनाया था? ऋषिकेश को बनाया था 2017 में। ऋषिकेश 7वां नगर निगम बना था। और 8वां कौन सा बना था ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। 9वां तो श्रीनगर बना था। 8वां कौन सा बना था मैंने ऊपर बताया था आपको थोड़ी देर पहले। 8वां बताना है और 9वां श्रीनगर बना था। फिर 10वां पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा भी यहाँ पे शामिल किए गए थे। तो कुल मिलाकर 11 नगर निगम है। और यहाँ पर गुज्जू पानी जहाँ पर लोग गए होंगे, जिसको रॉबर्ट्स केव भी कहते हैं, तो ये भी देहरादून में स्थित है। इसको डाकुओं की गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देहरादून से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुज्जू पानी। तो कौन कौन गए कमेंट में जरूर बताना। और घंटाघर के बारे में भी जान लेते हैं। तो देखो घंटाघर चौक आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा देहरादून में, जब भी आप लोग आए होंगे तो घंटाघर में तो आप लोग जरूर घूमने गए होंगे, जिसके नज़दीक मार्केट भी लगती है, पल्टन मार्केट, फिर उस तरह इंदिरा मार्केट आप लोगों ने जरूर देखा कि। तो घंटाघर जो है इसके बारे में आपको बताऊँ तो इसका जो शिलान्यास होता है 1948 में होता है। 24 जुलाई 1948 को इसका शिलान्यास होता है। और उस वक्त के जो तत्कालीन राज्यपाल थे सरोजनी नायडू के द्वारा क्या होता है, घंटाघर का शिलान्यास होता है 24 जुलाई 1948 को। और इसके जो निर्माता घंटाघर के आनंद सिंह कुंवर इसके निर्माता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि घंटाघर के निर्माता कौन है, तो आनंद सिंह कुंवर जी घंटाघर के क्या निर्माता है। और जो प्रारंभिक नाम रहता है घंटाघर का वो बलवीर टावर रहता है। तो बलवीर टावर क्यों रहता है, क्योंकि कुंवर आनंद सिंह के पिता का नाम क्या था, बलवीर। तो उन्हीं के नाम पर जो घंटाघर था इसका पहला नाम क्या था, बलवीर टावर। आनंद सिंह कुंवर इसके निर्माता थे। और सरोजनी नायडू ने इसका शिलान्यास किया था 24 जुलाई 1948 को। अब देखो शिलान्यास तो उसका 1948 में होता है, लेकिन ये उद्घाटन इसका कब होता है, तो इसका उद्घाटन होता है 23 अक्टूबर 1953 को। घंटाघर का उद्घाटन होता है 23 अक्टूबर 1953 को। और कौन करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा घंटाघर का उद्घाटन किया जाता है 1953 में। ठीक है, अब देखो कुछ प्रमुख मंदिर है यहाँ पर देहरादून जनपद में, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो टपकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ पर है। तो देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है, भगवान शिव का ये मंदिर है। और इस गुफा में यहाँ पर जल की बूंद टपकने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, टपकेश्वर मंदिर पड़ा था। और शिवरात्रि पर टपकेश्वर मेला भी लगता है। तो कौन कौन किया ये कमेंट में बताना। तो अब यहाँ पर गुरु रामराय दरबार के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसको झंडा दरबार के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कहाँ है, देहरादून में। तो देखो 1699 में गुरु रामराय द्वारा देहरादून के धम्मूवाला में इसकी स्थापना की गई थी 1699 में। अब देखो जो स्थापना तो 1699 में हो जाती है, लेकिन जो काम पूरा होता है वो 1707 में निर्माण का यहाँ पे काम पूरा होता है। और इसका जो यहाँ पर झंडा दरबार है, इसमें जो गुरु राम राय जी की पत्नी थी पंजाब कौर, तो उन्होंने महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाई थी। इस निर्माण कार्य को उन्होंने पूरा कराया था। और अगर शैली पूछी जाएगी कि झंडा दरबार जो है किस शैली में निर्मित है, तो मुगल शैली में ये निर्मित है। और जो झंडा मेला कब लगता है, तो झंडा मेला हर साल होली के 5वें दिन आयोजित होता है। क्या झंडा मेला कब लगता है, तो होली के 5वें दिन झंडा मेला लगता है। अब देखो चंद्रबानी मंदिर भी देहरादून जनपद में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो चंद्रबानी जो मंदिर है देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रबानी मंदिर देहरादून से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और एकमात्र जो यहाँ पर कुंड है देहरादून में वो कौन सा है, गौतम कुंड है। वो कहाँ है, चंद्रबानी के नज़दीक है। चंद्रबानी जो मंदिर है उसी के नज़दीक है गौतम कुंड। तो ऐसा माना जाता है कि महर्षि जो गौतम है उनकी पुत्री अंजनी और पत्नी ने यहाँ पर निवास किया था। तो उसी के लिए यहाँ पर ये प्रसिद्ध है चंद्रबानी मंदिर। और गौतम कुंड कहाँ है, चंद्रबानी मंदिर के नज़दीकी गौतम कुंड है, एकमात्र कुंड है ये देहरादून का। और देहरादून से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखो देहरादून में संतोला देवी मंदिर भी है, सिद्धेश्वर मंदिर भी है, तो ये भी आप लोगों को याद रखनी। अब देहरादून में देखो 4 सिद्ध भी है, सभी को पता होंगे 4 सिद्ध कौन कौन से। तो लक्ष्मण सिद्ध है, ये आपके जो आप लोगों का इधर मियाँ वाला से पहले, हाँ ये पेट्रोल पंप आपका ये पड़ता है हर्रावाला का तरफ। हर्रावाला से एक रोड जाती है लक्ष्मण सिद्ध के लिए, ये लक्ष्मण सिद्ध है। कालू सिद्ध ये आपके थानों की तरफ, बानीवाला से अंदर की तरफ। फिर मानस सिद्ध और मांडू सिद्ध, तो ये भी देहरादून के 4 सिद्ध है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है आपको यहाँ पे, जैसे एक सिद्ध का बताना है, 3 आपको गलत जवाब दिए जाएंगे और एक आपको सही जवाब दिया जाएगा। तो आपको बताना है कौन अपने देहरादून के 4 सिद्ध है। तो आपको सही बताना है। तो लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मानस सिद्ध और मांडू सिद्ध, तो ये देहरादून के 4 सिद्ध है। अब बुद्धा टेम्पल, तो बुद्धा टेम्पल भी देहरादून जनपद में। इसकी स्थिति के बारे में आपको बताऊं तो देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है। तो बुद्धा टेम्पल का देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है। और अगर इसके निर्माण के बारे में पूछा जाता है तो इसका जो निर्माण होता है 1965 में बौद्ध भिक्षु रहते हैं कोचन रिनपोछे द्वारा इसका निर्माण किया गया था। कोचन रिनपोछे के द्वारा 1965 में बौद्ध भिक्षु जो थे कोचन रिनपोछे, इनके द्वारा बुद्धा टेम्पल का निर्माण किया जाता है। और अगर शैली आपसे पूछी जाएगी तो जापानी वास्तुकला शैली से प्रेरित है। तो बुद्धा टेम्पल आपका जापानी वास्तुकला शैली से प्रेरित है। स्थापना के बारे में अगर पूछा जाएगा तो इसकी जो स्थापना होती है 28 अक्टूबर 2002 को इसकी स्थापना होती है। और देखो पहले नींव कब पड़ती है, नींव पड़ती है इसकी 1965 में और स्थापना होती है 28 अक्टूबर 2002 को। और अगर इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा जाएगा तो 220 फीट इसकी कुल ऊंचाई है, 220 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। और भगवान बुद्ध की जो यहाँ पे प्रतिमा है उसकी अगर ऊंचाई पूछी जाएगी तो 103 फीट की भगवान बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा 103 फीट की और 220 यहाँ पे कुल इसकी 220 फीट इसकी कुल ऊंचाई है। ठीक है, अब देखो कुछ प्रसिद्ध मेलों के बारे में भी जान लेते हैं। तो झंडा मेला जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया, तो ये होली के 5वें दिन गुरु रामराय जी के जन्मदिवस पर 15 दिनों तक चलने वाला मेला झंडा मेला कहाँ लगता है, देहरादून में लगता है। यहाँ पर नुनाई मेला जो है जौनसर बाबर क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। श्रावण मास में ये आयोजित होता है। कौन, नुनाई मेला जो है श्रावण मास में आयोजित होता है, जौनसर बाबर क्षेत्र का प्रसिद्ध मेला है। टपकेश्वर मेला, तो टपकेश्वर महादेव मंदिर में शिवरात्रि पर ये लगता है। भद्र मेला, तो मसूरी के भद्राज जो मंदिर है वहाँ पर ये मेला लगता है।
और विश्व मेला तो जौनसर वापड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध मेला है विश्व मेला। और वीर केसरी चंद मेला जो है चक्राता में आयोजित ये होता है। वीर केसरी चंद जिनका जन्म 1 नवंबर 1920 को हुआ था, आज़ाद हिंद फौज के ये सिपाही थे और इनको ब्रिटिशर्स ने 3 मई 1945 को फांसी दे दी थी और उनका संबंध भी जौनसर से था। तो ये कुछ मेले जो देहरादून जनपद में लगते हैं। अब नदी तंत्र और जलप्रपात के बारे में भी जान लेते हैं। वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन एक बार फिर से आपके रिवीजन के लिए। तो टॉन्स नदी जो है उत्तरकाशी से आती है और देहरादून हिमालय का ये बॉर्डर बनाती है। तो टॉन्स नदी कहाँ से आती है? उत्तरकाशी से आती है देहरादून जनपद में, और ये देहरादून और हिमाचल का बॉर्डर बनाती है। और टॉन्स नदी में कौन कौन सी परियोजना है? तो एक तो मैंने आपको बताया था किस्सा बांध परियोजना यहाँ पर है, चिब्बर बांध यहाँ पर परियोजना है, इचारी बांध परियोजना यहाँ पर है। तो ये सभी देहरादून में टॉन्स नदी पर बनी हुई है। अब देखो इसका संगम कहाँ पर होता है टॉन्स नदी का? तो कालसी नामक स्थल से थोड़ा सा आगे जाके यमुना नदी से इसका संगम हो जाता है। ठीक है, अब टॉन्स नदी का संगम कहाँ पर होता है? कालसी नामक स्थल के थोड़ा आगे जाने पर यमुना नदी से संगम हो जाता है टॉन्स नदी का। अब यमुना नदी के बारे में भी पढ़ लेते हैं, तो क्योंकि यमुना नदी भी देहरादून जनपद में बहती है। तो देहरादून के ये लाखा मंडल में प्रवेश करती है। तो देहरादून का जो लाखा मंडल है वहाँ पर प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तरकाशी से आकर ये लाखा मंडल में प्रवेश करती है। लाखा मंडल का है देहरादून में। तो ये देखो लाखा मंडल में प्रवेश कर रही है, उत्तरकाशी से आती है, लाखा मंडल में देहरादून में प्रवेश करती है। अब इसका जो संगम है कालसी में देखो अमलावत नदी से ये संगम करती है, फिर कालसी से थोड़ा आगे जाकर टॉन्स नदी में भी यमुना से मिलती है। तो जो यमुना नदी है ये कहाँ कहाँ पर संगम करती है? तो अमलावत नदी से संगम करती है और फिर टॉन्स से भी ये संगम करती है। अब जो यमुना नदी है इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? तो सबसे जो प्रसिद्ध है व्यासी परियोजना टॉन्स नदी में, खोदरी परियोजना और लखवाड़ बांध परियोजना। तो व्यासी परियोजना यमुना में है, खोदरी परियोजना भी यमुना नदी में है, और लखवाड़ जो बांध परियोजना ये भी कई बार पूछी जाती है। तो ये भी लखवाड़ बांध परियोजना आपके कहाँ है? ये आपके यमुना नदी में बना हुआ है। और देखो यमुना नदी जो है उसमें डाक पत्थर बैराज भी है। डाक पत्थर जो बैराज है ये यमुना नदी पर स्थित है। और शक्ति नहर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो शक्ति नहर जो आ रही है, तो शक्ति नहर कहाँ से निकाली गई है? डाक पत्थर बैराज से शक्ति नहर निकाली गई है। और डाक पत्थर बैराज आपके कहाँ है? यमुना नदी पर स्थित है। और शक्ति नहर कहाँ से निकाली गई है? डाक पत्थर बैराज से निकाली गई है। अब शक्ति नहर कुछ परियोजनाएं हैं, तो जिनमें जो मुख्य है ढकरानी बांध परियोजना। शक्ति नहर की कुछ परियोजनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ढकरानी बांध परियोजना हो गई, ढलीपुर बांध परियोजना हो गई, आसन बैराज हो गया, कुलहाल परियोजना हो गई। तो देखो आसन बैराज, ढकरानी बांध परियोजना, ढलीपुर बांध परियोजना और कुलहाल परियोजना, तो ये शक्ति नहर पर कुछ परियोजनाएं चल रही हैं। और आसन नदी भी आसन बैराज के निकट शक्ति नहर से निकलती है। अब देखो और नदियाँ जो यहाँ पर देहरादून में, तो सोंग नदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो गंगा की सहायक नदी है। तो सोंग नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। और कहाँ पर ये सोंग नदी गंगा से मिलती है? तो रायवाला में ये मिलती है। और सोंग नदी की जो अन्य सहायक नदी है जिसमें बिंदाल नदी भी है, तो ये मसूरी क्षेत्र से आती है। और रिस्पना नदी है जो जिसका मूल नाम ऋषिपर्णा भी है, तो ये सोंग नदी में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? ये जो बिंदाल नदी और रिस्पना नदी है तो ये कहाँ पर मिलती है? सोंग नदी से मिलती है। और फिर सोंग नदी अंत में रायवाला में गंगा नदी में मिल जाती है। अब देखो जो संगम है सोंग नदी का रायवाला में गंगा नदी में ये संगम करती है। ठीक है, इस प्रकार का यहाँ पर देहरादून में ये नदियाँ हैं जो आपको पता होना चाहिए। जलप्रपात के बारे में आपको बताऊँ तो टाइगर फॉल जलप्रपात आपके चक्राता में आता है, किमोना फॉल जलप्रपात आपका चक्राता में आता है, सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका सारे मतलब देहरादून में। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट अगर यहाँ पे जगह पूछी जाएगी तो आप लोगों को फिर ये पता होना चाहिए टाइगर फॉल जलप्रपात चक्राता में, किमोना फॉल जलप्रपात चक्राता में, सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका बादी नदी पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सहस्त्रधारा जो जलप्रपात आपका बादी नदी पर है और गंधक युक्त जल के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसा माना जाता है कि इस जल में यानी कि जो सहस्त्रधारा जलप्रपात यहाँ पर रहने पर जो त्वचा संबंधी जो रोग होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गंधक युक्त ये जल है। और हार्डी जो जलप्रपात है ये मसूरी में आता है। देखो देहरादून में आते हैं सारे, लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपसे पूछेगा तो आपको वो भी पता होना चाहिए। तो हार्डी जलप्रपात आपका मसूरी में, भट्टा जलप्रपात भी आपका मसूरी में, मौसी जलप्रपात भी आपका मसूरी में, और सिकरफाल जलप्रपात आपका देहरादून जनपद में ही आ जाता है। तो ये सारी जलप्रपात है जो देहरादून जनपद में। अब कुंड एक ही कुंड है देहरादून में, तो एक कुंड कौन सा? गौतम कुंड देहरादून का एकमात्र कुंड है और चंद्रपानी मंदिर के निकट ये स्थित है गौतम कुंड। ठीक है, अब प्रमुख संस्थान के बारे में भी एक बार अच्छे से जान लेते हैं। तो देखो कौन कौन से जो प्रमुख संस्थान है जो देहरादून में, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर है? देहरादून में। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1767 में बंगाल में इसकी स्थापना होती है, लेकिन देहरादून में कब आता है? 1942 में देहरादून में ये स्थानांतरित किया जाता है। और इसका जो कार्य है भारत में नक्शे और सर्वेक्षण करने वाली ये एजेंसी है। तो भारत में नक्शे और सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी कौन सी है? सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी कहते हैं। और जो इसके महानिरीक्षक थे जॉर्ज एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इन्हीं के नाम पर पड़ा था। माउंट एवरेस्ट जो नाम पड़ा है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही पड़ा है। तो इसके महानिरीक्षक थे जो सर्वे ऑफ इंडिया था, तो जॉर्ज एवरेस्ट इसके महानिरीक्षक के तौर पर इन्होंने काम किया। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, तो FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी आप लोग जरूर घूमने गए। तो भारतीय वन अनुसंधान जो संस्थान है इसकी जो स्थापना होती है वैसे तो 1906 में होती है, लेकिन देखो सबसे पहले क्या होता है तकरीबन 1878 में यहाँ पर एक स्कूल बनता है इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल, शायद उसको ऐसा का नाम दिया गया था। और फिर वो स्कूल जो रहता है वो फिर 1906 में उसको फिर FRI वहाँ पर उसकी स्थापना कर दी जाती है। तो देखो भारतीय जो वन विभाग है इसकी स्थापना
सबसे पहले मैं इसका इतिहास के बारे में आपको बता देता हूँ। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान FRI, तो इसकी स्थापना 1906 में आपको याद रखनी है, लेकिन इसके इतिहास के बारे में जो क्रम इसका है, तो सबसे पहले भारतीय वन विभाग की स्थापना होती है। भारतीय वन विभाग की स्थापना 1864 में होती है और प्रथम जो महानिरीक्षक यहाँ पे थे डेट्रिच ब्रैंडिस, जो जर्मन के थे, डेट्रिच ब्रैंडिस। आपको इनका नाम याद रखना क्योंकि इनका नाम भी आगे आने वाला है, जो आप लोगों को जरूर एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। तो भारतीय वन विभाग की जो स्थापना होती है 1864 में होती है। प्रथम यहाँ पर महानिरीक्षक जो थे डेट्रिच ब्रैंडिस थे। फिर फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना होती है। तो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 में होती है। ये कब? डेट्रिच ब्रैंडिस जो कि महानिरीक्षक थे, उनके कार्यालय में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना होती है 1878 में। और FRI की जो स्थापना होती है, FRI की स्थापना 1906 में होती है। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर अब इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था और बाद में इसका नाम बदलकर इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था। तो इस प्रकार 1906 में FRI की स्थापना हुई। तो जो डिज़ाइन किया था FRI का, जो डिज़ाइन किया गया ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे ब्लॉमफील्ड, तो ब्लॉमफील्ड के द्वारा डिज़ाइन किया गया FRI का। और मुख्य गेट का जो नाम है ब्रैंडिस गेट है। अगर मुख्य गेट का नाम आपसे पूछा जाएगा तो FRI का जो मुख्य गेट है उसका नाम क्या है? ब्रैंडिस गेट है। डेट्रिच ब्रैंडिस के नाम पर पड़ा है, जो जर्मन व्यक्ति थे, महानिरीक्षक जो थे। अब देखो इसका उद्घाटन कौन करते हैं? 7 नवंबर 1929 को तत्कालीन जो वाइसराय थे लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन होता है। ठीक है, हाँ, उद्घाटन कब होता है? 7 नवंबर 1929 को तत्कालीन वाइसराय थे लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा उद्घाटन होता है। और डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको कब मिला? तो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको 1991 में मिला था। ठीक है, और राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय जो है ये भी आपका कहाँ है? देहरादून में राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय। तो देखो स्थापना इसकी 1770 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नौसैनिक जल सर्वेक्षण विभाग के रूप में होती है। और देहरादून में इसका स्थानांतरण कब होता है? 1954 में मेरिनो सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में इसका क्या होता है? यहाँ पे स्थानांतरण होता है। और वर्तमान नाम जो है 1999 में राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय इसका वर्तमान नाम है। तो 1999 में इसका जो वर्तमान नाम अभी आप लोग सुनते होंगे इसका वर्तमान नाम है। तो इस स्थापना के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1770 में देहरादून में स्थानांतरित कब किया गया था? 1954 में स्थानांतरित इसको किया गया था मेरिनो सर्वे ऑफ इंडिया के रूप में। राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय के बारे में अगर पूछा जाता है तो ये आपको पता होना चाहिए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी जो है तो इसकी स्थापना देखो दिल्ली में होती है, 1968 में दिल्ली में होती है। फिर इसको स्थानांतरित किया जाता है 1976 में देहरादून में इसको स्थानांतरित किया जाता है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को। और जो मंत्रालय भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी जो संस्थान है इसकी स्थापना 1978 में होती है। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी जो संस्थान है इसकी स्थापना 1978 में होती है। और कहाँ पर? इसका मुख्यालय देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जो संस्थान है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज और छात्रावास प्रदान करता है। आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन जो केंद्र है तो यहाँ पर ये सारे इनका जो मुख्यालय दृष्टिबाधित संस्थान, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन केंद्र, इनका जो मुख्यालय देहरादून में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, तो इसकी स्थापना कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना होती है। और देखो 14 अगस्त 1956 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का इसको नाम दिया गया था। और वर्तमान में 1994 से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम इसका नाम है, ONGC के नाम से आप लोग उसको जानते होंगे। तो देखो इसका जो मुख्यालय वो भी देहरादून में। और नवरत्न कंपनी का इसको दर्जा मिल चुका है। तो नवरत्न जो कंपनी का दर्जा मिला इसको 1997 में मिला। और महारत्न कंपनी का जो दर्जा मिला 2010 में मिला है। तो पिछले 3 सालों में लगभग 25,000 करोड़ का औसत कारोबार और 5,000 करोड़ का लाभ वाली जो कंपनियाँ होती हैं उनको महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। और भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है तो भारतीय वन्यजीव संस्थान भी आपका देहरादून में। स्थापना इसकी कब होती है? भारतीय वन्यजीव संस्थान की 1982 में होती है। इसका उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण में प्रशिक्षण व रिसर्च करना है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान आपका ये भी देहरादून में 1966 में ये इसकी स्थापना हुई थी। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, तो इसकी स्थापना 1987 में होती है। पहले 1938 में भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में ये स्थापित था। भारतीय वन महाविद्यालय के रूप में 1938 में स्थापित था। और इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वन अकादमी इसकी स्थापना 1987 में होती है। अब देखो कुछ प्रमुख उद्योग और उनके औद्योगिक पार्क भी यहाँ पर है, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। काफ़ी लंबी वैसे वीडियो बन चुकी है, लेकिन डायरेक्ट प्रश्न ये आपके बनने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए शायद उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो कुछ प्रमुख उद्योग और औद्योगिक पार्क जो यहाँ पर कहाँ पर? देहरादून जनपद में। तो सिडकुल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो सिडकुल की फुल फॉर्म अगर पूछी जाती है तो सिडकुल की फुल फॉर्म है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड। तो इसकी स्थापना होती है सिडकुल की 2002 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका देहरादून में। तो सिडकुल का अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो देहरादून में, स्थापना पूछी जाएगी तो 2002 में स्थापना होती है। तो 7 बड़े औद्योगिक यहाँ पे जो संस्थान है यानी कि स्थान जो है यहाँ पे सिडकुल के, तो वो कौन कौन से? तो हरिद्वार एकीकृत औद्योगिक आस्थान है, पंतनगर है, और सिलाकुई देहरादून में जो, और IT पार्क शास्त्रीधारा देहरादून में, और एल्डिको सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज में, और सिकड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार पौड़ी में, और सिडकुल फेज 2 सितारगंज में। तो यहाँ पर ये इसके कुछ 7 बड़े औद्योगिक यहाँ पे आस्थान है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और तभी आपको याद रहेंगे। एक हरिद्वार में, एक पंतनगर में, एक सिलाकुई देहरादून में, IT पार्क शास्त्रीधारा में, और सिडकुल इंडस्ट्रियल पार्क सितारगंज में, और कोटद्वार में सिकड़ी ग्रोथ सेंटर है, और सिडकुल फेज 2 सितारगंज में। ये जो महिला उद्यमी हेतु विशेष रूप से निर्मित किया गया महिला उद्यमिता पार्क में भी स्थित है। और प्रमुख औद्योगिक जो पार्क है देहरादून में, प्रमुख औद्योगिक पार्क जो देहरादून में, एक सिल्क पार्क हो गया, एक सीमेंट उद्योग पार्क हो गया, और मार्बल उद्योग पार्क हो गया। तो ये कुछ प्रमुख औद्योगिक पार्क है देहरादून में, सिल्क पार्क, सीमेंट उद्योग पार्क और मार्बल उद्योग पार्क। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव जो विहार है जो देहरादून जनपद में, तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव विहार के बारे में
विचार लेते हैं। तो देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का है, इसकी स्थापना 1983 में होती है। स्थिति का है तो देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में ये फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल अगर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का पूछा जाएगा तो 820.42 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और मुख्यालय पूछा जाएगा तो देहरादून में इसका मुख्यालय। और जो ये प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसमें शेर, टाइगर, नीलगाय, चीतल भी यहाँ पर पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व के रूप में इसको यहाँ पे शामिल किया था, तो 2015 में टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया था। और देश का 48वां ये टाइगर रिजर्व है। और अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो उत्तराखंड का ये दूसरा है। और उत्तराखंड का पहला कौन सा? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का पहला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। तो 1 अप्रैल 1973 से भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है। और मसूरी वन्यजीव विहार के बारे में मैंने आपको वैसे बता दिया। देखो सबसे छोटा अगर यहाँ पे वन्यजीव विहार पूछा जाएगा, सबसे छोटा नहीं, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, उत्तराखंड का जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है वो मसूरी वन्यजीव विहार है। अगर स्थापना पूछी जाएगी तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो 11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। विशेषता अगर यहाँ पर है इसकी है तो यहाँ पे विलुप्त जो घोषित माउंटेन क्वेल है, पहाड़ी बटे, तो इसको यहाँ पर आखिरी बार देखा गया था। मालसी डियर पार्क ये भी देहरादून में मसूरी रोड पर स्थित है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अब उच्च शिक्षा की जो राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है तो उनके बारे में आपको बताऊँ तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी का है, ये भी आपके देहरादून में। और इसकी स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1932 को स्थापना तो हो जाती है, लेकिन औपचारिक जो इसका उद्घाटन होता है दिसंबर में होता है, 10 दिसंबर 1932 को। जो उस वक्त फील्ड मार्शल रहते हैं सर फिलिप चैटवुड के द्वारा 10 दिसंबर 1932 को इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाता है। और इसकी जो प्रमुख बिल्डिंग है उसका नाम चैटवुड बिल्डिंग है, तो सर फिलिप चैटवुड के नाम पर उस बिल्डिंग का नाम पड़ा है। और आदर्श वाक्य जो है वीरता और बुद्धि, इसका आदर्श वाक्य। और डाक टिकट कब जारी किया था? तो डाक टिकट 1982 में, देखो 50 वर्ष जब हो जाते हैं ना, 10 दिसंबर 1932 को देखो यहाँ पे उद्घाटन होता है और यहाँ पर ऑफिशियली। और देखो 50 साल के बाद यानी कि 1982 को 10 दिसंबर 1982 को क्या होता है, स्वर्ण जयंती पर 50 पैसे का यहाँ पर डाक टिकट भी जारी किया जाता है IMA पर, ठीक है। और शुरुआती जो बैच था उसको क्या कहते हैं? शुरुआती बैच जो यहाँ पर निकले पायनियर बैच उसको कहते हैं। इसमें से सैम मोनिक्सा, म्यांमार के जो सेनाध्यक्ष है स्मिथ डन, और पाकिस्तान के जो प्रथम सेनाध्यक्ष है मोहम्मद मूसा जैसे प्रमुख व्यक्तित्व पास आउट यहाँ से हुए हैं। पहले अगर भारतीय कमांडेंट के बारे में पूछा जाएगा तो 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह पहले भारतीय कमांडेंट थे। 1947 में ब्रिगेडियर ठाकुर महादेव सिंह। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी, तो इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी चाहे अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया 1987 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय का है देहरादून में। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में अगर पूछेगा तो ये देहरादून के जौलीग्रांट में, जहाँ पर एयरपोर्ट से ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। और उत्तराखंड राज्य का पहला मेडिकल कॉलेज अगर पूछा जाएगा तो वो कौन है? हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और राज्य का अगर पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज आपसे पूछा जाएगा तो वो कौन सा? सुद्धवाला है, जो कि देहरादून में स्थापित है। सुद्धवाला आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग जाते होंगे कहाँ, ये आपका पाउंटा साहिब की तरफ जाते होंगे, प्रेमनगर साहिब की तरफ, वहाँ पर बीच में सुद्धवाला पड़ता है। तो सुद्धवाला से पहले शायद एक कॉलेज आप लोगों ने जरूर देखा होगा, तो वहाँ पर राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। अब देखो प्रशासनिक ढांचा और जनसंख्या के बारे में आपको बताऊं तो विधानसभा की देखो 10 सीटें देहरादून में, 10 विधानसभा की सीटें, 1 सीट SC के लिए और 1 सीट ST के लिए यहाँ पे आरक्षित है। तो 10 विधानसभा सीट मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो चक्राता, राजपुर, विकासनगर, देहरादून, धर्मपुर, मसूरी, रायपुर, सहसपुर, ऋषिकेश और डोईवाला, तो ये 10 यहाँ पर क्या है विधानसभा सीट है। और आरक्षित सीट कौन सी है? तो चक्राता ST के लिए आरक्षित सीट है। और जो दूसरी राजपुर है आपकी, ये SC के लिए क्या है? आरक्षित सीट है। और विकासखंड अगर आपसे पूछा जाएगा तो विकासखंड है रायपुर, चक्राता, डोईवाला, कालसी, सहसपुर और विकासनगर। 1 2 3 4 5 6 विकासखंड है। हाँ 6 विकासखंड है और 10 विधानसभा सीटें। और तहसील अगर पूछी जाएगी तो कालसी हो गई, त्यूणी हो गई, चक्राता हो गया, ऋषिकेश हो गया, देहरादून हो गया, विकासनगर हो गया और डोईवाला यहाँ पर ये देहरादून जनपद की तहसील है। और जनसंख्या 2011, ये तो कई बार मैंने आपको बता दिया। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो देहरादून की जो जनसंख्या 16,96,694, उत्तराखंड देहरादून जनपद की जनसंख्या। और जनसंख्या के मामले में जो देहरादून जनपद आता है ये कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर आता है। पहले पे कौन आता है? हरिद्वार आता है, ठीक है। और जनघनत्व अगर देहरादून का पूछा जाएगा तो 549 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। तो वो जनसंख्या घनत्व में ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले पे हरिद्वार आता है, दूसरे पे आपका उधम सिंह नगर आता है और तीसरे पे आपका देहरादून आता है 550 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और साक्षरता दर अगर आपकी देहरादून से पूछी जाएगी तो साक्षरता दर इसकी है 84.25% इसकी साक्षरता दर है। पुरुष की अगर पूछी जाएगी तो पुरुष की 89.4% है। और महिला की अगर पूछी जाएगी तो वो है 78.54% यहाँ पे महिला साक्षरता है। तो इस सारा मैंने आपको अच्छे से ब्रीफ में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। बाकी अगर कुछ भी आपका छूटता है, वैसे तो छूटेगा नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल गया होगा। बाकी अगर आप लोगों को और भी यहाँ पर जिला सीरीज चाहिए होगी तो कमेंट में बताना, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिए जो प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न बनने वाले। अगर आप लोगों ने 2-3 बार वीडियो देख ली तो समझ जाइए आपका पूरा देहरादून कवर हो चुका है और यहाँ पर से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।